चलिए मैं आपको करा देता हूँ रिवाइज। पहले पहले हमने देखा था क्या, दो लॉ देखे थे। दो लॉ के पहले हमने बेसिक हिस्ट्री देखा था कि सबसे पहले किसने टर्म कॉइन किया था, एटम। ठीक है ना। तो डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस ने सबसे पहले टर्म सजेस्ट किया था एटम। हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट, उनका नाम था पाकुधा कात्यायन। इन्होंने भी एटम के बारे में कुछ बातें बताई थी, या परमाणु सबसे पहले हिंदी में नाम इन्होंने दिया था। फिर दो साइंटिस्ट थे, लेवोजियर और जेएल प्राउस। उन्होंने दो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था, और उन्होंने बताया था बेसिकली कि दो एलिमेंट किस तरह से कंबाइन होते हैं। ठीक है, क्या हुआ नैतिक, सेटल डाउन हो जाओ। दो एलिमेंट किस तरह से कंबाइन होते हैं ये बताया था उन दोनों लोग ने। तो इसमें पहला लॉ था बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एग्जांपल भी आप लोगों ने देखा था कि हमने लिया था दो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, फिर इनको टर्न किया था, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना था, लेकिन वेट दोनों में सेम था। ठीक है ना, रिएक्शन हुआ था लेकिन वेट क्या था, सेम था। नैतिक ठीक है। हाँ, ये लास्ट क्लास में थे ना आप जो ये पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि कोई भी दो एटम हो हमेशा अपने मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है टू फॉर्म एन एलिमेंट, टू फॉर्म एन कंपाउंड। बच्चों कोई भी अगर एटम हो, अगर वो कोई कंपाउंड का या किसी भी न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो अपने मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल H2O का लिया गया था कि H2 हमेशा 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, या 2 ग्राम 1 ग्राम ऑक्सीजन, देख लो इसमें 1:8 में 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, या 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होता है। सेम आपने देखा था अमोनिया के साथ 14:3 था। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात याद रखना है कि कोई भी अगर न्यू कंपाउंड फॉर्म होगा तो वो जो एलिमेंट होंगे या उनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास में होगा। एलिमेंट का कॉम्बिनेशन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास में होगा, मतलब ये बात फिक्स होगा कि पानी बनेगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी पानी बने तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 10 ग्राम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं नैतिक, दोनों चीजें सेम। ठीक है ना, ये फिक्स होगा। जैसे अमोनिया का देख लो, अमोनिया का देखो, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 4:3 होता है, यानी 14 ग्राम नाइट्रोजन हमेशा अमोनिया बनाने के लिए 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। ठीक है ना, 14 ग्राम नाइट्रोजन अमोनिया बनाने के लिए 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि तुमने अमोनिया यहाँ पे देखा फिर अमोनिया किसी और जगह पे देखा, तो यहाँ पे 14:3 आ रहा है तो कहीं पे 16:3 आ रहा है, ऐसा संभव नहीं है। हर जगह वो रेशियो जो बना रहेगा वो सेम बना रहेगा। समझ में आ रहा है ना, ये बात हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। फिर बच्चों मैंने बताया था कि अलग अलग एलिमेंट हैं, ये उनका नाम है। ठीक है ना, जैसे इसके बाद हमने पढ़ा था डाल्टन एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में भी वापस आएंगे, उधर चिंता करने की बात नहीं। तो डाल्टन ने बेटा जब एटम की खोज हो गई तो डाल्टन ने कुछ थियरीज दी थी कि एटम की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहले क्या होता है, डिस्कवरी। डिस्कवरी के बाद लोग उस पर फर्दर रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके उसके बारे में कुछ और चीजें बताते हैं। तो एटम, एटम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। एटम क्या होता है कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल जो होता है उसे हम एटम कहते हैं। मतलब हम मैटर को तोड़ते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि आप फर्दर उसको नहीं ब्रेक कर सकते। तो जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते उसको हमने क्या बोला था, एटम। ठीक है ना, मैटर जब अनब्रेकेबल हो जाए, अनडिविजिबल हो जाए, इनडिविजिबल हो जाए, तो उस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम। समझ में आया ना। तो डाल्टन ने अपनी कुछ एटॉमिक थ्योरी दी थी कि टाइनी पार्टिकल से बने होते हैं मैटर, उन्हें एटम कहते हैं। फिर थियरी दिया था कि इंडिविजुअल है, इसके बाद हम इनको तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद बच्चों एटम अगर एक एलिमेंट के हैं, जैसे ऑक्सीजन का एलिमेंट यहाँ पे हो, ऑक्सीजन का एलिमेंट कहीं और हो, दोनों के दोनों सेम टाइप के होंगे। मतलब आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, ऑक्सीजन अगर पाया जाएगा तो ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है वो सब सेम मिलेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर उसके बाद एटम अगर अलग एटम है, देखो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि सेम टाइप वाले सेम, अगर अलग अलग एटम होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। समझ रहे हो नहीं, जैसे आयरन का एटम है तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, क्लोरीन का एटम है तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी। तो एटम की प्रॉपर्टीज अपनी अलग अलग होती है। तो अलग अलग एटम अलग अलग प्रॉपर्टीज को रखते हैं। ये वाला आपने देख ही लिया था कि मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, उसी को इन्होंने नाम दिया था। इन्होंने भी बताया कि होल नंबर रेशियो में एटम कंबाइन होते हैं। ठीक है ना, तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी। ठीक है, सारा चीज नहीं,
समझ के याद रखना है कि क्या क्या बोला था डाल्टन ने। मैंने बताया ना रफ आइडिया के लिए, एटम कंबाइन नहीं हो सकते, सेम टाइप के एटम को फर्दर इंडिविजुअल नहीं किया जा सकता, मतलब फर्दर बांटा नहीं जा सकता। सेम टाइप के एटम, सेम टाइप के एलिमेंट के एटम ये सेम टाइप के होंगे, अलग टाइप के होंगे तो अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके एटम अलग टाइप के होंगे, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा। मास के फिक्स रेशियो में ये क्या हो गया, मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे, ये सब क्या था। हाँ, बहुत से, वेरी गुड। अब इसको क्लास के बाद इसको इकट्ठा कर लेना, ठीक है। ओके, बताइए, ठीक है ना, ये सब लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, ठीक है, क्लास के बाद इकट्ठा कर लेना। ठीक है बच्चों, फिर आपको एटम के बारे में बताया था, इधर ध्यान दो, एटम के बारे में बताया था। ये स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए सब देख चुके हो ना, ये सब लास्ट क्लास में यहीं तक देखा था, ठीक है ना। एटम के बारे में लास्ट क्लास देख लिया था, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, अलग अलग एटम का जो भी बताया डाल्टन ने वही सब बातें, फिर उसका साइज इसका नैनोमीटर में होता है। अब देखो आगे बढ़ो, तो बच्चों सिंबल ऑफ, हेडिंग डालो, सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट के एटम का सिंबल क्या होगा वो लिखो, सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, 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 ठीक है, सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है ना, सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। लिख लो बच्चों, सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो बच्चों देखो, ज्यादातर एटम के केस में क्या हुआ कि उनके पहले दो लेटर ले लिए गए। जैसे अब अगर मान लो कोई हमको केमिस्ट्री की बुक लिखनी है या केमिस्ट्री, अब उसमें सब एटम का अगर नाम लिखे या कोई रिएक्शन लिखनी है तो नाम लिखे तो बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी ना, तो दुनिया आलसी है, सोचती है पूरा नाम लिखेंगे मेहनत लगेगा बहुत। तो उन्होंने बोला क्या करो, कुछ शॉर्टकट निकाल, शॉर्टकट निकाल लो कि अब बेरियम पूरा ना लिखना पड़े, इसके जगह पे हम उसका दो नाम लिख देंगे, बीए। तो बीए अब आगे कहीं लिखा रहेगा तो उसको आप क्या समझेंगे, बेरियम, ठीक है ना। ऑक्सीजन पूरा नहीं लिखेंगे, ऑक्सीजन की जगह ओ लिख देंगे, ओ लिखा जाएगा तो आप उसको क्या समझेंगे, ऑक्सीजन। तो उनके नाम का पहला लेटर या नाम का दो लेटर लेके उनका नाम दे दिया गया, ठीक है ना। ये तो सिंबल, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे केसेस में नाम का पहला लेटर नहीं लिया गया है, जैसे एल्युमिनियम में लिया गया है। देखो एल्युमिनियम में एल नाम के पहले दो लेटर लिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में नहीं लिया गया है। जैसे देखो लेड, लेड का तो पहला होना चाहिए तो एल ही होना चाहिए, लेकिन लेड का तो पीबी है, पीबी, तो ये ग्रीक लेटर से इसका नाम आया है। ग्रीक जानते हैं ना, तो ग्रीक लेटर से पीबी का मतलब होता है प्लम्बम। क्या नाम, क्या फुल फॉर्म होता है, प्लम्बम, ठीक है ना। तो ऐसे हर चीज का फुल फॉर्म है। जैसे देखो पोटेशियम, पोटेशियम का पी होना चाहिए लेकिन पोटेशियम का के है। कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, पोटेशियम का क्या होना चाहिए, पी, लेकिन है क्या, के। तो ये इनके ग्रीक नाम से आया है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए, इसको लिख लीजिए और इसको आप लोग याद रखिएगा। हाँ, ऊपर का लिख लिए, ऊपर का आप चाहें तो लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप छोड़ सकते हैं। आप डायरेक्टली सिंबल ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, हाँ, और लिखते जाओ याद करते जाओ। एल्युमिनियम एल पढ़ के, एल्युमिनियम एल, आर्गन एआर, बेरियम बीए, बोरोन बी, ब्रोमीन बीआर, कैल्शियम सीए, कार्बन सी, क्लोरीन सीएल, कोबाल्ट सीओ, पढ़ना भी, ठीक है ना। ये नेक्स्ट क्लास में याद नहीं होगा तो पिटाई होगा फिर, ठीक है ना, एकदम बढ़िया पिटाई होगा। कॉपर सीयू, फ्लोरीन एफ, गोल्ड एयू, ठीक है ना, गोल्ड एयू, हाइड्रोजन एच, आयोडीन आई, आयरन एफई, लेड पीबी, ठीक है ना, मैग्नीशियम एमजी, नियॉन एनई, जितना लिखा है सब याद होना चाहिए, नियॉन एनई। सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, फटाफट लिखो और याद करते हुए लिखो। ऐसी बात नहीं कि तुम बस अभी छापने के चक्कर में रहो, मुंह से बोलो और लिखो। इतना जोर से मत बोलो कि दूसरे को डिस्टर्ब हो जाए, अपनी भावनाएं अपने तक सीमित रखो।
कनेक्टर नहीं मिल रहा है उसको। इधर जो है तो हमने मानो सर ने ट्राई किया कुछ, हाँ यार रखा तो है, मिल नहीं रहा है। जल्दी को नैतिक, वाई और स्लो स्लो, फटाफट लिखो, इतना स्लो रहने से काम नहीं चलेगा। बोलते जाओ, याद करते जाओ, लिखते जाओ, और कल से पिटते रहो। इसका यूज करके उसके अंदर देखो, उसके अंदर देखो यूज करके इसका। गिराई दिया ना उधर ही, उधर चल के गिरा दिया, क्या पता, क्या पता नीचे चला गया। ये मेरा है, बोलते की बात। लिख लिए? यस सर। ओके, याद रहना चाहिए ये। कार्बन का सी, किसका नाम पढ़ने नहीं आ रहा है बताओ? लास्ट वाले बेटा, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट का सीयू। क्या बेटा? कोबाल्ट का सीयू, सी कैपिटल ओ स्मॉल, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला लेटर कैपिटल दूसरा स्मॉल। सोडियम, सोडियम का Na ना, ठीक है ना। पोटेशियम, पोटेशियम का के, सोडियम का Na, पोटेशियम का के। यूरेनियम का यू, यूरेनियम का नाम सुना है? यूरेनियम का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? किसी को पता है यूरेनियम का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? बुखार नापने में यूरेनियम का यूज करते हैं। बुखार नापने में किसका यूज किया जाता है इसमें है? मरकरी, मरकरी का होता है Hg, Hg। मरकरी का सिंबल होता है H और G, H कैपिटल G स्मॉल। मरकरी का सिंबल होता है Hg। हालांकि इसमें लिखा नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, मरकरी का Hg होता है, ठीक है। यूरेनियम का नाम है परमाणु बम, तुमने नहीं सुना है? सर न्यूक्लियर परमाणु बम फ्यूल में किससे बना होता। होता है? यूरेनियम पे बना होता है। एटम बम, एटम बम किससे बना होता है? यूरेनियम। यूरेनियम ही उसका फ्यूल होता है। एटम बम का जो फ्यूल होता है वो यूरेनियम होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से को याद करो, नैतिक जल्दी कंप्लीट करो। डन। अब देखो, अब यहां से केमिस्ट्री स्टार्ट, रट्टाफिकेशन स्टार्ट। अब यहीं से रट्टा रट के आना है तो पीटेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब रट्टाफिकेशन स्टार्ट। चलो नेक्स्ट, चलो। एटॉमिक मास क्या होता है उससे पहले बैलेंसी याद करा दूं क्या मैं? बैलेंसी आती है तुमको?
कौन भैया? लिखो एटॉमिक मास क्या होता है, हेडिंग डालो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, बच्चों एटॉमिक मास क्या? एटॉमिक मास का मतलब देखो, ये पहली वाली लाइन नहीं लिखनी है ये, लेकिन पढ़ लेना है कि इसमें बता रहा है कि एटम ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, उनका मास निकालना बहुत डिफिकल्ट है। अरे जैसे छोटे मास को अगर हमें मेजर करना है तो एक छोटी यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे गोल्ड को मेजर करना है, गोल्ड तुम्हें खरीदने गए तो 1 किलोग्राम का बाट रख के खरीदोगे? अगर थोड़ा बहुत गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड 10 ग्राम 20 ग्राम खरीदना है, तो उसके लिए आप 1 किलोग्राम का बाट नहीं रखेंगे ना, कि रखेंगे? वो तो पता ही नहीं चलेगा, उठेगा ही नहीं, रखते चले जाओगे उठेगा ही नहीं। यानी जब कोई छोटी चीज होती है तो उसको मेजर करने के लिए भी छोटे छोटे बाट होने चाहिए, भाई छोटी यूनिट होनी चाहिए उसको मेजर करने के लिए। तो वो छोटी सी यूनिट कौन होती है? तो कार्बन एटम। क्योंकि दुनिया में कार्बन एटम की बहुतायत है। कार्बन जानता है ना? कार्बन लकड़ी के अंदर भी होता है, हमारे आपके अंदर भी होता है, चीनी के अंदर भी होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर कार्बन होता है। तो लोगों ने बोला क्योंकि ये सबके अंदर है, कार्बन के मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हैं, इससे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो हमने जैसे डिसाइड हुआ ना, जैसे 1 केजी का बाट कैसे डिसाइड हुआ, तो दुनिया में लोगों ने बोला कि आज के बाद इस मास को 1 केजी माना जाएगा। तो अब उसी को आप माने, ऐसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं ना कि 1 केजी इतना ही क्यों होता है? तो कुछ नहीं, पहले कुछ लोग मिले, पूरी दुनिया से एक यूनियन मिली, उसने डिसाइड किया कि आज के बाद इस मास को, जो इतना मास है, इसको 1 केजी कहा जाएगा। तो अब उसी के बाद उसके डबल मास को 2 केजी कहा गया, उसके ट्रिपल मास को 3 केजी कहा गया। तो एक यूनिट डिसाइड की गई ना पहले। अब ऐसे कह देता कोई कि आज के बाद बहुत छोटा सा मास ले लेता जो आज 10 ग्राम है, मान लो 10 ग्राम को 1 केजी कहने लगता, तो आज 10 ग्राम को 20 ग्राम को 2 केजी कहते। तो वो तो शुरू शुरू की बात है कि डिसाइड जिसने हुआ। तो उसी तरह से जब आप यहाँ एटम के मास को मेजर करेंगे तो एक बाट चाहिए कि नहीं चाहिए हमें, जिसके टर्म में हम दूसरे एटम का मास निकालेंगे। तो बच्चों कार्बन का एक आइसोटोप होता है C12। आइसोटोप क्या होता है अभी छोड़ दो, बस अभी याद रखो C12 टाइप का एक कार्बन एटम होता है स्पेशल टाइप का C12। उसको 12 टुकड़ों में बांट दिया गया। C12 को कितने टुकड़ों में बांट दिया गया? 12। 12 टुकड़ों में बांटने के बाद जो एक टुकड़ा बचा उसको एक यूनिट माना गया, या उसको 1 केजी जैसे माना गया, ये मान सकते हैं। तो आज के बाद बोला गया कि C12 के 12वें भाग को आज से हम 1 यूनिट मास का कहेंगे। समझ रहे हो ना? तो एक मास, एटॉमिक मास यूनिट मतलब C12 का, जो C12 कार्बन एटम है, उसका 1/12वां हिस्सा आज के बाद, 1/12वां हिस्सा आज के बाद एक एटॉमिक मास यूनिट कहा जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कार्बन 12 का एटम लिया, उसके जितना उसको मास था उसको 12 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई उसको एक कहा, और उसका नाम क्या रखा? एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम रखा नैतिक? इधर ध्यान दो, क्या नाम रखा उसका? एटॉमिक मास यूनिट। तो डायरेक्ट लिख लो 1 एटॉमिक, नीचे वाला लाइन लिखो डायरेक्टली। मैंने आपको समझाया कार्बन क्यों स्टैंडर्ड रखा है, तो डायरेक्ट लिखो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12। द वन, नीचे वाले लिखो 1 एटॉमिक मास यू इज द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। बताया ना, 1/12वें हिस्से को एक मास यूनिट कहा गया। हाँ, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास ऑफ 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन 12 एटम लिया गया, उसका 1/12वां हिस्सा, उसका 1/12 हिस्सा, ये किसकी तरह काम करेगा? कार्बन 1 एटॉमिक मास यूनिट की तरह। ठीक है, ये आपको नीचे वाला नहीं लिखना है, ऊपर वाले ही बात वही है, नीचे वाली बात वही है। जैसे आपसे पूछे एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो आप बोलेंगे C12 कार्बन एटम का, या कार्बन 12 का 1/12 पार्ट क्या कहलाता है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। बात बैठ रहा है दिमाग में? जैसे आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाई 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो आप बोलेंगे 1/12 पार्ट ऑफ C कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 एटम इज कॉल्ड 1 एटॉमिक मास यूनिट। और बाकी सबका जो मास निकाला जाएगा वो उसी की तरह से, उसी के तुलना में निकाला जाएगा। तो जैसे बच्चों अगर किसी का मास है, मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का मास है 14U। कितना मास है? 14U। मतलब जितना भारी
कार्बन 12 का 1/12वां 1/12 मास होगा, उसका 14 टाइम्स कौन है ये, जैसे 1 kg बना लिए तो 14 kg कैसे बनेगा, उसको 14 बार रिपीट कर दो, तो यहां आपने 1 यूनिट बना लिया। तो इसी तरह बता रहा है कि कुछ एटम का वेट अब देख लो, अगर 1 यूनिट इसको मानेंगे तो हाइड्रोजन का वेट 1 आता है, हाइड्रोजन का वन वेट क्या आता है 1, 1 एटॉमिक मास यूनिट आता है हाइड्रोजन का वेट। कार्बन का वेट कितना आएगा, कार्बन का वेट कितना आएगा 12, क्यों, क्यों, अब देखो यहां से लॉजिक, जब 1/12वें को 1 माना है, 1/12 को जब आपने 1 माना है, तो कार्बन का पूरा 12 होगा, तो 12 आएगा कि नहीं आएगा, मतलब नहीं समझे, कार्बन एटम है, उसको 1/12 हिस्से, मैंने इसको 12 हिस्सों में बराबर बराबर बांटा, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट को हमने क्या कहा 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो अगर मैं बोलूं पूरे कार्बन का वेट कितना होगा 12 एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि एक वाटरमेलन था उसको 12 टुकड़ों में काटा, वाटरमेलन है उसको 12 पीसेस में काटा, और एक पीस को बोल दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट, एक पीस को बोला, तो बताओ पूरे वाटरमेलन का वेट कितना होगा 12 एटॉमिक मास यूनिट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बस। उसी तरह से कार्बन का एटम लिया उसको 1/12 में काटा, और 1/12 में एक 1/12 वाले को एक हिस्सा उठाया, 12 हिस्सों में काटा, एक हिस्सा उठाया उसको 1 कहा, तो पूरे कार्बन का वेट कितना होगा 12। लॉजिक क्लियर है कि नहीं है बेटा, आ रहा है एसएसपी, नहीं ऊपर बाउंसर यार, बताओ कार्बन का 12 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से नाइट्रोजन का क्या होता है 14, ऑक्सीजन का क्या होता है 16, सोडियम का क्या होता है 23, लिख लो और याद कर लो, रट्टा रट्टा रट्टा, लिख लो अब याद करना है, लिख लो एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, वैसे तो पूरे 118 एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट्स, लेकिन अभी तो आप क्योंकि जूनियर क्लास में तो कम ही एलिमेंट से काम चला रहे हैं, थोड़ा और सीनियर हो जाओ तो और एलिमेंट को याद करवाएंगे, तो पक्का बच्ची वो नहीं लेगी, साइंस नहीं लेगी अब, कह रही है अब तो साइंस नहीं लेना है, बहुत अत्याचार होता है साइंस स्टूडेंट के साथ। अब तुम भी नहीं लोगे क्या, यार तुम ऐसा मत करो नैतिक। बच्चों अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे रट्टा दे रट्टा, लिख लिए, याद करो तब, याद करो तब, ऐसे नहीं नाम के साथ याद करो, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, हाँ ऐसे याद करो, नाम के साथ विद नेम। याद करो, याद भी करते रहो। डन, लिख लिया कि नहीं पहले बताओ, याद घर से करते रहे। यस सर डन।
हाँ, ये सब याद होना चाहिए। अच्छा बताओ, वाटर का एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है पता है सबको? H2O, मतलब दो हाइड्रोजन और एक एक ऑक्सीजन। तो बेटा एक हाइड्रोजन का मास कितना होता सर है? 18। 1, तो दो का कितना हो जाए? 2। और ऑक्सीजन कितना है? 16, 18। घर में जानते हो, घर में हम लोग जो नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। तो बताओ उसका वेट कितना होगा? नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl। एक सोडियम होता है, एक क्लोरीन होता है, फटाफट बताओ। सोडियम नमक जो खाते हो घर पे, 23 और 35, 23 और, हाँ ऐड कर लो। हाँ, 58.5। जो आप सोडियम जो नमक खाते हैं NaCl कॉमन साल्ट, बेटा कॉमन साल्ट के एक एलिमेंट का मास होता है 58.5। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, ये सब याद रखो। ठीक है, लिख लिया कि नहीं? ऐसे अगर आपको इन सब का मास याद रहेगा तो आप बाकी चीजों का मास आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना? जैसे कोई अगर ये मिल के कोई कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे अभी अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। NH3, तो अमोनिया, अमोनिया के N का कितना है देखो? 14। N का 17। कितना है? 14। और हाइड्रोजन का 3, तो कितना हो जाएगा? 17। तो अमोनिया का वेट कितना होगा? 17 एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ठीक है। तो आप देखो, जैसे यहां से भी देख सकते हो कि 2 हाइड्रोजन, 2 एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन, 16 एटॉमिक मास यूनिट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है वाटर बनाने के लिए। बेटा H का 2 आया था ना और ऑक्सीजन का 1 आया था, तो यहाँ 2 करोगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 16 रहेगा तो 2:16 आएगा कि नहीं? तो कट के 1:8 या 2:16, जो पहले वाली बात बताई गई थी आपको कि फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं। अब जैसे बोला गया था कि अमोनिया है, तो अमोनिया का रेशियो आता है 14:3। तो नाइट्रोजन 14 हो गया और उसमें 3 हाइड्रोजन होता है, तो 14:3 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? क्लियर ना? चलो, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स। देखो बच्चों, मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है? जैसे कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। फ्री स्टेट में नहीं रह सकते मतलब, जैसे ऑक्सीजन है तो अकेला एक ऑक्सीजन नहीं रह सकता। ठीक है ना? वो स्टेबल नहीं होगा। ऐसा केमिकल प्रॉपर्टीज है उसका कि एक अकेला ऑक्सीजन क्या रहेगा? स्टेबल नहीं होगा। समझ रहे हो ना? स्टेबल नहीं होगा मतलब वो नेचर में रह ही नहीं सकता, वो किसी न किसी के साथ जुड़ जाए। उसी तरह से ऐसा बोल, अकेला हाइड्रोजन भी नहीं रह सकता। ठीक है ना? तो बच्चों इसका मतलब है कि कई बार क्या होता है कि एक अकेला एटम स्टेबल नहीं होता है, तो स्टेबिलिटी के लिए वो अपने साथ या किसी और के साथ कंबाइन हो जाता है। अकेला वो स्टेबल नहीं था, तो अपने साथ अपने दूसरे के साथ कंबाइन हो जाता है या किसी और के साथ कंबाइन हो जाता है, और कंबाइन होके क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो इसी चीज को, स्टेबल मॉलिक्यूल्स को या कॉम्बिनेशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि एटम कभी कभी अकेले जो स्टेबल नहीं भी हो सकता है। कुछ एटम अकेले भी स्टेबल होते हैं, जैसे नियॉन, आर्गन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब अकेले भी स्टेबल होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो अकेले स्टेबल नहीं होते। अब जैसे सोडियम, सोडियम है, सोडियम अगर अकेला रहेगा तो अकेला रहेगा, मतलब सोडियम को मैं यहाँ पे छोड़ दूं और सोडियम थोड़ा सा भी मॉइस्चर एयर से पा लेगा, तुरंत उसमें आग लग जाएगा। सोडियम अभी देखा ना सोडियम, वो आग लग जाएगा उसके अंदर, पानी में डालोगे आग निकल जाएगा सोडियम के अंदर से। तो सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि अकेला सोडियम अनस्टेबल होता है, उसको केरोसिन में रखा जाता है। अगर सोडियम को पानी मिल गया तो आग लगाया जाता है। इसीलिए क्या होता है, बेवकूफ बनाने के लिए गांव वाँव में बाबा जी लोग आग लगाते हैं सोडियम से। नहीं समझे बात? वो कैसे आग लगाएंगे? हाँ, अब जैसे क्या करेंगे, वो उपले के अंदर सोडियम डाल देंगे। ठीक है ना? उपला जानते हैं ना आप लोग, जो गोबर का सोडियम डाल देंगे, उसके अंदर हाथ ऐसे धुलेंगे अपना, आग लगाने से पहले ऐसे करेंगे तो 2-4 बूंद पानी तो नीचे टपकी जाएगा, और ऐसे झूठ मूठ का मंत्र पढ़ेंगे तो सीधे सोडियम को क्या मिल गया? पानी। पानी मिल गया ना, वो सोडियम तुरंत आग लगा देगा। चमत्कार, 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 कमाल हो गया, कमाल हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तब से सारे लोग एकदम चरणों में गिर जाएंगे, ये तो एकदम साक्षात चमत्कार हम देख रहे हैं।
ऐसा जीवन में कुछ देखा नहीं था। ठीक है ना, तुरंत चरणों में सब पैसा वैसा निकाल के दे देंगे हम लोग। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये केमिस्ट्री समझ रहे हो कि नहीं समझ तो सोडियम अकेला स्टेबल नहीं है। तो सोडियम स्टेबल रहने के लिए किसी और के साथ जुड़ जाता है। जैसे क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो देखो सोडियम अगर खा लोगे तो मर जाओगे। सोडियम अगर खा लोगे तो तुम्हारा मुंह में डालते ही मुंह फट जाएगा। फूड पाइप में चला गया, फूड पाइप फट जाएगा। लेकिन तुम देखो, सोडियम का ही बना है नमक, सोडियम क्लोराइड, और उसको बिना डाले तुम खाते नहीं। वहां वो मतलब अकेला स्टेबल नहीं है, लेकिन वो किसी के साथ मिल गया तो स्टेबल है। समझ रहे हो कि नहीं, समस्याएं बहुत है। तो इसी तरह बहुत सारे गैसेस और बहुत सारे कंपाउंड अकेले स्टेबल नहीं होते, हमेशा किसी न किसी का साथ खोजते हैं। तो कुछ अपने साथ ही जुड़ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन अपने साथ ही जुड़ गया। हाँ, अपने ही एलिमेंट, अपने ही एटम के साथ जुड़ गए। जैसे नाइट्रोजन गैस अपने साथ जुड़ के मिलती है, ऑक्सीजन अपने साथ जुड़ के मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जुड़ के मिलता है। तो इन सब का फ्री एग्जिस्टेंट होता है। समझ रहे हो कि नहीं, एक एटम फ्री एग्जिस्टेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वो फ्री एग्जिस्टेंट में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का डेफिनेशन लिख लो। Molecule is the smallest particle of an element or compound which exists independently. Which exists independent, ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Which exists independently, जो कि इंडिपेंडेंट रूप से क्या कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना मतलब प्रेजेंट होना, जो खूब मुक्त रूप से प्रेजेंट हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, शो ऑल प्रॉपर्टीज। और बच्चों प्रेजेंट होता है, लेकिन जिसका ये बना है उसकी सारी प्रॉपर्टीज को शो करे, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। उसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन लिख लो। जब कभी भी डेफिनेशन आएगा तो ये वर्ड याद रखना, आपके आंसर में जरूर होना चाहिए, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसको अंडरलाइन कर लेना लिखने के बाद डेफिनेशन, ये दो वर्ड को। ठीक है ना, अगर तुम थोड़ा बहुत गलत भी लिखोगे, दो वर्ड सही लिखोगे, टीचर नंबर देगा। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली मतलब इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट कर सकता है। सारे अकेले एटम एक साथ मतलब अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये करता है। ठीक है ना। हाँ पूरा लिख लो, और नीचे वाला भी लिख लो। नहीं नीचे वाले ये डायरेक्ट लिख लो, ये तीसरा लाइन लिखो। ये फोर्स जानने की आपको जरूरत नहीं है अभी। पहला लाइन के बाद डायरेक्ट एक लाइन छोड़ के तीसरा वाला लिखो, सेकंड मत लिखो, डायरेक्ट तीसरा लिखो। सेकंड आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है और क्या होता है, वो सब आपको जानने की जरूरत नहीं। हाँ बताओ बेटा। वो बताए थे जो कंपाउंड होते हैं, हाँ, वो उसके प्रॉपर्टी चूज करते हैं। बिल्कुल, जैसे पानी है, हाँ वो तो सही है। लेकिन जैसे एलिमेंट्स बोलेंगे ना, जैसे सो भी कर सकते, जैसे अच्छा एक बार बताओ, पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई थर्ड प्रॉपर्टी जा सकती है, लेकिन पानी के अंदर हाइड्रोजन का भी गुण होगा और ऑक्सीजन का भी। और हम कुछ प्रोसेस लगा के, हालांकि हर केस में नहीं, लेकिन कुछ केस में हम प्रोसेस लगा के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग भी कर सकते हैं, पानी को तोड़ सकते हैं। जब रॉकेट में कोई अंतरिक्ष में जाता है ना, तो ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। ठीक है। इनसे बात करेंगे, ये राम के फादर हैं शायद। ठीक है, लिख लिए। यस सेम सर। एलिमेंट के साथ या डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन हो। बच्चों ये कुछ नीचे एग्जांपल दिए गए देख लो। नाइट्रोजन ओ ओ जुड़ा हुआ है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड है, पानी है। ठीक है ना, तो अपने साथ भी जुड़ सकता है और दूसरे के साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है ना, ये थर्ड वाली लाइन में वही लिखवाया गया कि अपने साथ भी जुड़ सकता है और किसी और के साथ भी जुड़ सकता है। ठीक, अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो ये दो चीज होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। देखो मॉलिक्यूल्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और एक है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो जब अपने साथ ही जुड़े तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट।
लेकिन दूसरे के साथ जुड़े तो उसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो देखो सबसे पहले इसमें अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, पीछे पढ़ा मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल दो टाइप का हो सकता है, जब अपने साथ जुड़े तो उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, और जब दूसरे के साथ जुड़े तो क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, लिख लो इसको, ऊपर वाली लाइन लिख लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ, बस ऊपर वाली लाइन को, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। नीचे वाले, अभी तो थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ नीचे वाले भी लिखने हैं, लेकिन ये रीस्टार्ट होगा अब, ठीक है ना। लिख लेना, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, लिख लिया ना, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ये लिख लो, molecules of an element contains the atom of same element। molecules of an element contains the atom of same elements। ठीक है, अब उसके एग्जांपल क्या क्या होंगे, H2O2 सब लिख लो। इसी में हम पढ़ेंगे एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि कितने एलिमेंट मिलके एक मॉलिक्यूल बना, कितने एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, एटॉमिसिटी क्या होता है कि जैसे अगर कितने मॉलिक्यूल मिलके एक, कितने एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। इसी में डेफिनेशन। अच्छा बताओ, एटॉमिसिटी किसके लिए डिफाइन किया जाएगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के लिए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड के लिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के लिए। तो बेटा जब सेम टाइप के जुड़ेंगे तब तो ये बात आएगी ना कि कितने जुड़ के एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो दो ऑक्सीजन जुड़ के, जैसे ऑक्सीजन का देख लो यहीं पे, दो ऑक्सीजन O2 नेचर में O2 के रूप में मिलता है, यानी दो ऑक्सीजन के एटम मिलके इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, दो। या इसी को हम क्या बोलते हैं, डाया एटॉमिक। एटॉमिसिटी का डेफिनेशन लिखो, फिर लिख लो किसका एटॉमिसिटी क्या होता है। एटॉमिसिटी का डेफिनेशन लिख लो कि कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम कंबाइन होके, सेम टाइप ऑफ एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। याद रखना किसका एटॉमिसिटी क्या होता है, एक हो तो मोनो, दो हो तो डाया, तीन हो तो ट्राया, चार हो और चार हो तो जैसे उसको कुछ कहेंगे क्वाड्रा कह सकते हो, लेकिन उसको तीन से ज्यादा हो तो हम डायरेक्ट उसको क्या बोल सकते हैं, पॉली एटॉम। मोनो, एक है तो मोनो, दो है तो डाया, अगर तीन है तो ट्राया कह सकते हो, बाकी तीन से ज्यादा है तो पॉली एटॉमिक कहते हो।
ठीक है। ये भी याद रखना किसका एटॉमिसिटी क्या होता है। फास्फोरस और सल्फर इंपॉर्टेंट है। सल्फर का सबसे ज्यादा 8 होता है और फास्फोरस का कितना होता है 4। सल्फर का 8 होता है और फास्फोरस का 4 होता है। पॉली मतलब जैसे क्या हुआ कि जैसे एक दो तक तो कहा, मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक कहा, अब बहुत सारे हैं तो बहुत सारे को एक लाइन में बोल दिया पॉली एटॉमिक। जैसे 3 से ज्यादा है या 2 से ज्यादा है तो उसको क्या नाम दे दिया पॉली एटॉमिक। पॉली मतलब होता है बहुत, जैसे ना पॉलीगन। फास्फोरस का 4 लिख दो या इसको भी पॉली पॉली एटॉमिक बोल दो, वो भी पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक है, इसका एटॉमिसिटी कितना है 4। सल्फर भी क्या है पॉली एटॉमिक, इसका एटॉमिसिटी कितना है नैतिक सल्फर का एटॉमिसिटी। हाँ 8। सल्फर का एटॉमिसिटी कितना है 8, इधर तुम खोज रहे थे। 8 मॉलिक्यूल जुड़ा है ना सल्फर का एग्जिस्ट करने के लिए, तो सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होगी 8। एसिड देखो यहाँ पे लिखे नहीं हो। हाँ इसमें ये तो लिख लेना किसका एटॉमिसिटी क्या है। हाँ किसका एटॉमिसिटी क्या है लिख लो। ये नाम लिख लो और ये लिख लो। ठीक है। ये सब याद होना चाहिए नेक्स्ट क्लास तक। याद करने के लिए बहुत चीज हो गया है ना, लेकिन कोई बात नहीं याद करो। हो गया ना, नोट कर लो और लिखते चलो। हो गया। याद करो सल्फर का और फास्फोरस का याद करो। फास्फोरस का कितना होगा 4 और सल्फर का 8। बाकी इनको पॉली एटॉमिक कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग इनको पॉली एटॉमिक। लेकिन अगर कोई पूछ दे तो एटॉमिसिटी याद होना चाहिए। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या होता है 2। 2 2 होती है। ठीक है ना, आर्गन हीलियम इन सब का 1 होता है। बाकी मेटल जितने भी हैं उनका 1 होता है। समझ में आया कि नहीं है। एटॉमिसिटी 1 होने का मतलब क्या, वो अकेला एग्जिस्ट करता है, वो किसी के साथ कंबाइन होने की उसको जरूरत नहीं है। 2 होने के साथ का मतलब क्या कि उसको अपने जैसे 2 की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है ना। हाँ। अरे बेटा क्या हो गया, इट्स वॉज बारिश हो रही है। चलो कोई, ठीक है ना। चलो बस अभी अभी के लिए इतना याद रखना। बाकी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक पूरी तरह से। ओके बेटा। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।